Good morning everyone. So this is the sixth part of chapter number 2, that is reproduction in angiospermic plant. And in the last video we had talked about pre-fertilization event. हम ये पढ़ रहे थे pre-fertilization event, and in this pre-fertilization event we are talking about the gamete formation and gamete transfer. Okay, so this two सब हेडिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर, जहाँ पर हम गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. गैमेट ट्रांसफर में हम बात कर रहे थे बच्चे पॉलिनेशन की एंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन. इन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम जीनोगैमी या एलोगैमी कह रहे थे. एंड इन दैट क्रॉस पॉलिनेशन the pollen is transferred from anther to stigma of different flower of different plant of same species. कि वहां पर pollen आपका एंथर से कहाँ पर जा रही है, स्टिग्मा पर. दोनों फ्लावर डिफरेंट है, दोनों प्लांट डिफरेंट है, बट दोनों की स्पीसीज क्या है, सेम है. दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. और जब भी पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर ट्रांसफर करवाने के लिए भी कोई ना कोई एजेंट रहा होगा. सो दैट एजेंट विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा, दैट एजेंट्स आर कॉल्ड pollinating agent. So today we'll talk about pollinating agent first. The pollinating agent, as the name suggests, they are the agents which are involved in transferring of pollen टू स्टिग्मा. कि जो पॉलन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करवा रहे हैं वो एजेंट्स आपके क्या होते हैं, वो एजेंट्स आपके कहलाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स. एंड दीज पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर कैटेगराइज्ड एज बायोटिक एजेंट यानी कि यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, एंड एबायोटिक एजेंट जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपका ट्रांसफर करवाने में हेल्प कर रही है. सो द फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एबायोटिक एजेंट में बच्चे कई बार पॉलन ट्रांसफर होती है. वी हैव टॉक्ड अबाउट एयर. इफ इट इज ट्रांसफरिंग थ्रू एयर दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली. इट कैन बी ट्रांसफर through water, and if it is transferring through water then it is called hydrophily. तो हम पहले आपका बात करें एबायोटिक एजेंट में, और जहां पर हम बात करेंगे इफ द पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ और थ्रू एयर, देन दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली. अब एनिमोफिली यानी कि एयर के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्लांट के अंदर आपके क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए. सो फर्स्ट वन कि हम पॉलन का करेक्टर पढ़ते कि वहां पर आपके न्यूमरस पॉलन यानी पॉलन बहुत ज्यादा नंबर में आपकी प्रोड्यूस होनी चाहिए. क्यों बचा, क्योंकि एयर करंट के थ्रू पॉलन का मूवमेंट हो रहा है. सो यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि पॉलन उड़ते उड़ते सही फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए. इसलिए यहाँ पर जब भी पॉलन रिलीज होती है वो लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में या न्यूमरस रिलीज होती है. और इन पॉलन्स पर आपका डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनके ट्रांसफर में. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ वन, बिकॉज ये आपने 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दैट सम पॉलन्स हैव विंग्स एंड दीज विंग्स आर हेल्प इन ट्रांसफरिंग थ्रू एयर. कि ये विंग्स जो होते हैं इन्हें लाइट वेट करने का और एयर करंट के साथ ब्लो होने में हेल्प करते हैं. एंड दीज विंग्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, पाइनस. आप पढ़ चुके हैं. और पाइनस में जो रिलीज होती है पॉलन वो भी न्यूमरस होती है, एंड इतनी ज्यादा होती है कि पूरा रोड जो है उस टाइम पर क्या हो जाता है, येलो कलर से कवर हो जाता है. और उस येलो कलर का जो कवर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सल्फर रेन. यानी कि जब पाइनस की पॉलन रिलीज होंगी तो दैट पॉलन आर येलोइश इन नेचर एज दैट ऑफ सल्फर कंपाउंड. तो यहाँ पर क्योंकि वो पॉलन येलोइश पाउडर होती हैं तो वो आपका क्या कहलाते हैं, सल्फर रेन. रेन क्योंकि बहुत न्यूमरस, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है कि पूरा जो साइट होता है
जहां पर भी रिलीज हो रही होगी वो पूरा येलो से कवर हो जाता है। फाइन। तो यहाँ पर विंग्स होते हैं लाइकवाइज। कई आपके पॉलन्स होती है जहां पर आपके पेपर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे आपके सनफ्लावर जो होते हैं, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, इनके अंदर आपका क्या होता है, पेपर्स प्रेजेंट होता है, और ये भी एयर के साथ ब्लो होने में हेल्प करता है। इस तरह से होगा बच्चा, ये पॉलन है और इस तरह से हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पेपर्स। तो यहाँ पर हेयर लाइक, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे एयर के साथ ब्लो होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फाइन। देन हम पॉलन की बात कर रहे हैं, तो पॉलन में जो एंथर होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ एंथर। एंथर कैसा होना चाहिए, वर्सेटाइल, दैट आई हैव टोल्ड यू। जहां पर एंथर जो है वो फिलामेंट से जुड़ा हुआ हो, एक हल्के से कनेक्टिव टिश्यू से, कि अगर आप इसे ब्लो करेंगे तो ये जो एंथर है ये पूरे फिलामेंट पर 360 रोटेट करेगा, घूमेगा। तो उस तरह के एंथर को हम कहते हैं आपका वर्सेटाइल in nature, and these kind of anthers are present in Poaceae family। तो वीट है, 11th में आप पढ़ चुके हैं इसकी फैमिली भी, फर्स्ट चैप्टर में। Poaceae फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकेल होता है। तो ट्राइटिकेल जो है वो Poaceae फैमिली से बिलोंग करता है, जहां वर्सेटाइल एंथर्स मिलते हैं। और जनरली वर्सेटाइल एंथर्स आपके सभी ग्रासेस में आपको मिलेंगे। फाइन। नाउ यहाँ पर जो पॉलन होती है लाइट वेट होनी चाहिए, क्योंकि एयर के थ्रू हो रही है, तो एयर में तो हल्की चीजें उड़ पाएगी ना, तो लाइट वेट होनी चाहिए, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी बच्चा, अगर उस पे कुछ, उसके सरफेस पे कुछ एक्साइन पे कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो वहां पर क्या होता है, अगर वो स्टिकी सब्सटेंस होगा तो एयर के ऊपर जो डस्ट, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स उस पॉलन के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉलन हैवी हो जाएगी और वो वहीं पर गिर जाएगी और आपके ब्लो नहीं कर पाएगी, एयर करंट के साथ मूव नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पर पॉलन जो है नॉन स्टिकी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, पाउडरी, पाउडर, जैसे रोज का कभी आप देखोगे ना, रोज को टच करते हो तो येलो येलो पाउडर आपके हैंड्स पर आ जाता है, तो वो हम कहते हैं कि वहां पर कैसी होती है, पॉलन पाउडरी होती, बहुत माइन्यूट होती है, जो इजीली आपका ब्लो हो पाए। देन आपका नॉन वेटेबल, कि एक्साइन के सरफेस पर कोई भी गीला, चिपचिपा, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। देन कमिंग टू स्टिग्मा, स्टिग्मा यहाँ पर वेल एक्सपोज होने चाहिए, यानी कि एनवायरमेंट में अच्छे से एक्सपोज हो, लार्ज होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, फैदरी होने चाहिए, फैदर जैसे आपके होने चाहिए या हेयर होने चाहिए, और स्टिग्मा स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि जब पॉलन हवा में घूम रही होगी तो वो पॉलन जो है, मान लो स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, तो पॉलन आपकी घूमती हुई आई और स्टिग्मा पर क्या हो जाए, अटैच हो जाए, उसके लिए स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। फाइन। अब यहाँ फ्लावर कैसा होना चाहिए बच्चा, फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर यहाँ पर होते हैं स्मॉल, और क्योंकि ये स्मॉल होते तो हमेशा पैक होकर एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, यानी कि फ्लावर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, सिंगल नहीं होगा, क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर फ्लावर कभी भी कलर्ड नहीं होते हैं, और नेक्टर और ऑर्डर भी, ऑर्डर स्मेल के लिए है, नेक्टर जूसी फूड होता है जो कि आपके फ्लावर के बेस पर प्रेजेंट होता है, ये भी हम लास्ट बात कर चुके हैं, जिस पर इंसेक्ट वगैरह फीड करने आते हैं। अच्छा, यहाँ कलर, नेक्टर और ऑर्डर की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो एयर है वो नॉन लिविंग है, वो ना तो स्मेल कर सकती है एयर, ना ही यहाँ पर वो टेस्ट करती है, और ना ही कलर को आइडेंटिफाई करती है। तो एयर तो ब्लो करे, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर इंसेक्ट नहीं है जैसे हमें अट्रैक्ट करना पड़े, तो इन सब चीजों की जरूरत आपका यहाँ पर नहीं पड़ती। फाइन बच्चा। अब ये आपको मिलेगी कहाँ, एक क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, ये एनसीईआरटी में कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी और एनसीईआरटी में क्या है वो भी बताऊंगी। आपको प्रेफर करना है एनसीईआरटी वाला आंसर, ताकि इन केस अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करके एज अ प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा ये एनिमोफिली शो करने वाले जो आपके प्लांट होते हैं, ये जर्नली जितनी भी ग्रासेस हैं
ग्रासेस आपका जितनी भी है उन सब में मिलते हैं। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इनमें आप कभी भी देखना इनकी जो बाली होती है, गुच्छा होता है, उसमें सीड बनता है, ये सीड बनता है। और सीड हमें पता है सीड किससे बनता है, फ्लावर से। यानी कि ये छोटे छोटे क्या रहे होंगे, फ्लावर, लेकिन आपको कभी फ्लावर नहीं दिखते, ये हरे कलर का सा दिखता है पूरा। तो आपका यहाँ कोई कलर्ड पेटल्स, एप्पल आपको कुछ नहीं दिखती। तो यहाँ पर ये जो होते हैं आपके ग्रासेस में मिलते हैं, जहाँ वीट, राइस आपका आता है, मेज आता है, मेज में आपको मिलेगा। और मेज में बच्चे एक क्वेश्चन आता है, मेज का आपका पौधा होता है जहाँ पर आपका इस तरह से ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेल फ्लावर लाइक दिस, एंड यहाँ पर लीफ के बेस पर प्रेजेंट, एक्सेल पर प्रेजेंट होते हैं आपके ये कॉप्स, जिसे आप भुट्टा कहते हो। अब अच्छा इस कॉप से देखना ब्राउन कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये जो हेयर्स होते हैं ये क्या चीज है, ये ऊपर भी फ्लावर्स है और इसके अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या बन रहे हैं, दाने बन रहे हैं, सीड बन रहे हैं। और सीड हमेशा कहाँ बनेंगे, जहाँ पर फ्लावर हो। तो ऊपर वाले होते हैं यहाँ पर मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, एंड दिस वन इज द फीमेल फ्लावर, फाइन। फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पर ये चीज आपका रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट है। फीमेल फ्लावर में क्या होगा आपका, दिस इज स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा आउटर मोस्ट सरफेस, और ये फिलामेंट जैसे स्टाइल है, बाहर इसे पहुंचा रहे हैं ताकि स्टिग्मा पर यहाँ पर पॉलन आए और इस स्टिग्मा के थ्रू होता हुआ अंदर फीमेल फ्लावर तक पॉलन जाए, अंदर फर्टिलाइजेशन हो और ओवरी से आपका क्या बने, फ्रूट या सीड बने। ठीक है, तो ये स्टाइल एंड स्टिग्मा है और इसे आप नाम देते हैं कि ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं, सिल्क नाम देते हैं। ये जो मेल फ्लावर होते हैं बच्चा, मेल फ्लावर को हम यहाँ पर नाम देते हैं टेसल्स, फाइन। अब यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन है, एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर टेसल्स दे रखा है स्टाइल एंड स्टिग्मा को, बट टेसल्स एक्चुअली क्या होते हैं, मेल फ्लावर को नाम दिया जाता है एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा को क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। जब भी हवा ब्लो करती है, तेज हवा चलती है, तो ये जो मेल फ्लावर है इसके अंदर बनती है पॉलन, और वो पॉलन हवा से आपका ब्लो होती हुई कहाँ पर, इस स्टिग्मा पर गिरती है। तो यहाँ पर ये स्टिग्मा जो होता है स्टिकी होता है, फेदरी होता है, तो पॉलन यहाँ ट्रैप हो जाती है और ट्रैप होकर फिर ये पॉलन्स आपका जर्मिनेट कर कर यहाँ क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट। अगर एक छोटा सा नोट देखिए, कल एक बच्चे ने पूछा कि मैम पॉलन्स का वाइबिलिटी पीरियड क्या होता है। तो बच्चा वाइबिलिटी क्या होता है कि वो पीरियड जब तक कि मेल गैमेट यानी कि पॉलन्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज कर सके एग के साथ, क्योंकि ये भी एक तरह का सेल है, कभी ना कभी तो सेल जो है डैमेज होगा। तो वो पीरियड जब तक मेल गैमेट या पॉलन पोजेस कर रही है, यानी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो एग के साथ फर्टिलाइज कर सके, वो पीरियड आपका कहलाता है वाइबल पीरियड, जब तक वो काम की है। अब ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, इसलिए मैंने आपका ग्रासेस में एग्जाम्पल लिया है। वीट और राइस में जो वाइबल पीरियड होता है, इसकी पॉलन रिलीज होने के 30 मिनट तक वाइबल होती हैं, उसके बाद वो आपका नेचर में डिग्रेड हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। अगर वो पड़ी रहेंगी तो भी वो फर्टिलाइज नहीं कर सकती सॉइल में, फाइन। सो यहाँ पर आपका दिस इज ऑल अबाउट एनिमोफिली। नाउ आई हैव अ फ्लावर, ग्रासेस में आप कोई भी ग्रास, आपके गार्डन में कोई भी ग्रास आपको दिखे तो बच्चा ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी, लाइक आई हैव दिस 2 ग्रासेस, दिस वन। अब इसे ऑब्जर्व करना बच्चा, यहाँ ग्रासेस में देखिए आपको यहाँ पर आपका दिख रहा है कि ये इसमें क्या है, फेदर्स प्रेजेंट है, जो मैं टच कर रही हूँ, दीज आर द फेदर्स। तो यहाँ पर आपके क्या है, फेदर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। सी अब दिख रहा है क्लियर, ये आपके व्हाइट हेयर जैसे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये क्या है, फेदर्स है। फेदर्स की फॉर्म में ये एक्चुअली क्या है, स्टिग्मा। अब चाहिए ये जो स्टिग्मा है यानी कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ हैं, बहुत सारे एक साथ दिख रहे हैं, तो ये क्या है, हमने बात की थी फ्लावर जो होगा वहां पर स्टिग्मा वेल एक्सपोज होगा, तो ये स्टिग्मा एनवायरमेंट में एक्सपोज है, ये है व्हाइट कलर के, ठीक है। फिर हमने कहा था कि यहाँ पर लार्ज होते, फेदरी होते, स्टिग्मा हेयरी होते हैं, सही है, हेयरी, लार्ज, फेदरी है। और हमने बात की फ्लावर यहाँ छोटे होते, तो बच्चा यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर हैं,
से माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर्स से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया है, क्लस्टर में इन्फ्लोरेसेंस बना लिया है, गुच्छा बना लिया है। अब देखो जो ओल्ड फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर आपके हैं बेस पर और टिप रीजन पर नए नए फ्लावर आते जा रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या बना लिया है, एक इन्फ्लोरेसेंस गुच्छा बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर का ना कोई कलर है, ना यहाँ कोई पेटल्स है, पत्ती है, ना इस घास में कोई स्मेल है। तो आपके आसपास कोई भी आपको मिले आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक दिस वन इज ऑल्सो। अब अच्छा, यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं दिस ग्रास, तो यहाँ पर अगर मैं सबसे छोटा फ्लावर निकालू ना, तो सबसे छोटा फ्लावर आपका क्या होगा, ये इस तरह से मोड़ो आप, तो ये जो आपको एक दिख रहा है, ये चीज, ये बच्चा ये एक सबसे छोटा फ्लावर है। ठीक है, अब इसको और अंदर तक हम देखते हैं क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इमेच्योर दिखेगा तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे, इसके अंदर आपको कलर्ड पेटल नहीं दिखती, हाँ लेकिन फीमेल या मेल पार्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह की ग्रासेस जो है आपको अपने आसपास क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है। आपको आसपास मिल जाएगी, कोई भी ग्रास है, या फिर अब वीट तो पक चुके हैं तो वीट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो भी ग्रास आपको मिले गार्डन के आसपास वो आपको ऑब्जर्व करना है, उसका स्मेल देखना है, कलर देखना है, कोई पेटल है या नहीं है, स्टिग्मा फेदरी है या नहीं है। तो ये सिंपल सा आपका एक ग्रास का मॉडल है जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एंथर भी जो होता है वर्सेटाइल नेचर के, तो किसी में एंथर दिखना, उसे हवा मार के देखना, आप वो पूरा घूम रहा होगा। ठीक है, तो इजीली आपका एनिमोफिली ये दिखाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोफिली की बच्चा। तो हाइड्रोफिलिक आई डोंट हैव एनी मॉडल, मेरे पास कोई फ्लावर नहीं है, बट हम जर्नल ले लेते हैं। हाइड्रोफिली में बच्चा आपके यहाँ पर हाइड्रोफिली जो है जहाँ पर आपका पॉलिनेशन हो रहा है थ्रू वाटर, ये आपको रेयर दिखता है हाइयर प्लांट्स में। रेयर कहाँ दिख रहा है, हाइयर प्लांट्स में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में, हाइयर प्लांट्स में ये जर्नली आपको मोनोकोट्स के अंदर दिखता है और उसके भी 30 जेनरा है, वहां आपको दिखेगा फ्लावरिंग प्लांट में। लेकिन आपके जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स वगैरह है, टेरिडो है, हम पढ़ते ब्रायोफाइट में तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड ही वाटर पर करती है गैमेट ट्रांसफर के लिए। तो आपके जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गा हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, वहां पर हाइड्रोफिली जो है वो प्रोमिनेंट है, यानी कि ज्यादा शो होती है। फाइन, अगर हम यहाँ के पॉलन्स का करेक्टर बात करें, आपको 3 हेडिंग करनी, पॉलन का करेक्टर, फ्लावर और स्टिग्मा की कोई स्पेशलिटी है तो यहाँ पर भी अगर हम पॉलन की बात करें, दिमाग लगाओ बच्चा, अगर पानी में सेल रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉलन गीली ना हो, क्योंकि पानी में हो रहा है सारा फ्यूजन, पॉलन भी पानी में बन रहा है, तो वाटर में आपका जो सेल है, पॉलन है, वो डिग्रेड ना हो, डैमेज ना हो। तो उसके लिए पॉलन्स जो है दे शुड बी नॉन वेटेबल, कि वो गीली नहीं होनी चाहिए। और गीले से अगर आपको बचाना है तो आइदर दे हैव कवरिंग ऑफ म्यूसिलिजिनस कवरिंग, यानी कि कोई जेल लाइक सब्सटेंस इसके अंदर पानी पेनिट्रेट ना कर पाए, और यू हैव वैक्सी कोटिंग ओवर द पॉलन, या फिर उस पॉलन पर क्या होनी चाहिए, वैक्सी कोटिंग होनी चाहिए। बच्चे वैक्सी कोटिंग है ना, जनरली आपके जितने भी वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट, उसके पूरे सरफेस पर, क्योंकि लीफ है, अगर ज्यादा टाइम तक लीफ वाटर में रहेगी तो वो भी डैमेज हो जाएगी। फाइन, सो यहाँ पर जो भी कंप्लीट पार्ट होता है, जो भी अंडरग्राउंड प्लांट होते हैं आपके वाटर के अंदर जो सबमर्ज होते हैं, वहां पर सारा प्लांट के ऊपर वैक्सी कोटिंग आपको मिलता है। फाइन, देन द पॉलन हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि पॉलन को वाटर करंट के साथ मूव करना है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अगर खिंच जाएगी तो वो नीचे बैठ जाएगी। तो उसके पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो वाटर में क्या कर सके, फ्लोट कर सके। अब यहाँ पर पॉलन जो है वो इजिली वाटर के साथ फ्लोट कर सके, इसके लिए कई प्लांट्स में स्पेशलिटी भी होती है। लाइक जोस्टेरा इज देयर विच इज अ मराइन एल्गा, ये मराइन एल्गा है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कोई मराइन एल्गा का नाम दीजिए जो कि हाइड्रोफिली शो करता है, तो जोस्टेरा इज एन एग्जाम्पल। एंड दिस जोस्टेरा हैव दिस नीडल शेप,
इसकी निडल शेप आपकी क्या होती है, पॉलन, जो कि वाटर में इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाती है ना। फिर टॉक अबाउट द फ्लावर। बच्चा फ्लावर सेम पानी के अंदर है और पानी एक नॉन लिविंग चीज है, तो उसे पानी को ना तो कोई ऑर्डर महसूस होता है, ना उसे कोई कलर विजिबल होता है, और ना ही पानी को नेक्टर स्वीट जूस चाहिए होता है। तो वहां के अंडरग्राउंड जो वाटर में आपके प्लांट्स हैं वो भी आपके क्या होते हैं, दे आर नॉन कलरफुल, दे डू नॉट हैव ऑर्डर, दे डू नॉट हैव नेक्टर। अब यहाँ से एक पॉइंट देखना, अगर आप देखो कि आसपास जो गंदा पानी होता है ना, सर्दियों के टाइम पर थोड़ा देखना, मतलब स्प्रिंग सीजन में, उस पानी में आपका बहुत ज्यादा प्लांट जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और फिर उसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। उस प्लांट को हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ। गूगल करके इसका डायग्राम देखेंगे आप लोग, ठीक है। वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, और इसी वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम होता है आइकॉर्निया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइकॉर्निया के अंदर जो फ्लावर होते हैं, दैट फ्लावर आर सो गुड इन कलर, ब्राइट पर्पल कलर के होते हैं, और इन फ्लावर्स को ऑर्नामेंटल वैल्यूज के लिए, जैसे हम गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं तो ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेशन पर्पस के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस प्लांट को इंडिया के बाहर से लाया गया। मतलब ये हमारे इंडियन ओरिजिन का नहीं है, इंडिया में नहीं था, इसे बाहर से लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए उसे क्या लाया गया। बट यहाँ पर बचा, फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट की जिसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, कि ये वाटर हाइसिंथ क्योंकि हमारे इंडिया का नहीं था, तो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में कोई और स्पीसीज भी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, फूड चेन चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तो ये सब एक दूसरे की पॉपुलेशन को एनवायरमेंट में चेक में रखते हैं। मतलब किसी की भी पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा ना तो बढ़ने देते हैं, ना उसकी पॉपुलेशन को घटने देते हैं। बट यहाँ इस आइकॉर्निया पर फीड करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर सडनली क्या हुआ, इस आइकॉर्निया की जो ग्रोथ है वाटर बॉडीज में वो बहुत ज्यादा बढ़ी, और इसने सारे वाटर बॉडी का ऑक्सीजन क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, जिसकी वजह से दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, और डेफिशिएंसी की वजह से उन ऑर्गेनिजम्स की क्या हो गई, डेथ। और ये सबसे पहले स्प्रेड हुआ बंगाल में, इसलिए इसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये इंडिया में एक तरह की वीड है जो कि हमारी वाटर बॉडीज को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, वहां के ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को डाई कर देती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और हमारे पास इसका कोई प्रीडेटर, इस पर फीड करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। फाइन, सो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं वाटर के थ्रू जो हो रही है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चा कि यहाँ पर जो आइकॉर्निया होते हैं उसके फ्लावर बहुत ज्यादा कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर के, पर्पल कलर के। तो हम तो यहाँ बात करें कि वहां पर कलरफुल नहीं होने चाहिए पानी वाले। तो यहाँ पर एक बात नोट करिएगा, पानी में रहने वाले सभी प्लांट जो हैं वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल दिस आइकॉर्निया, ब्राइट पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। वाटर लिलीज जो होती हैं बहुत सुंदर होते हैं, ये भी कलर्ड पेटल्स होते हैं, लार्ज फ्लावर होते हैं। तो इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स जो हैं दे शो हाइड्रोफिली। ओके, few of them they are growing in water but they are showing what kind of pollination, they get pollinated by insect, means they are showing entomophily type of pollination। ये ध्यान रखना, ठीक है। Now that hydrophily is divided into two type, hypohydrophily and epihydrophily। What is this hypohydrophily and epihydrophily? हाइपो का मतलब होता है बच्चा नीचे, ये टर्म्स बहुत बार आ रखा है, नीचे या कम, जैसे हाइपोटोनिक आप पढ़ते हो। एपी पेटलस हम बोलते हैं, एपीथैलेमस ओवरी पढ़ी है आपने। एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है।
तो जहां पर हाइड्रोफिली है, जहां पॉलिनेशन हो रहा है पानी की प्रेजेंट में, अगर वाटर में पॉलिनेशन वाटर के इनसाइड हो रहा है, नीचे हो रहा है, then that is called hypohydrophily. It is what? Fusion of gametes, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन क्या हो रहा है? बिलो द वाटर सरफेस, पानी के नीचे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जोस्टेरा मराइन एल्गा जो है, यहाँ पर पानी के नीचे आपका होता है. ये भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि एक एल्गा का नाम दो जो कि हाइपोहाइड्रोफिली शो करती है. तो जोस्टेरा इज अ मराइन एल्गा विच इज शोइंग हाइपोहाइड्रोफिली. लाइकवाइज सेरिटोफाइलम, सेरिटोफाइलम इज अ फ्रेश वाटर एल्गा, फ्रेश वाटर एल्गा है जो कि हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि जहां पर गैमेट का फ्यूजन बिलो द वाटर सरफेस होता है. एपी मीन्स अ फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस के ऊपर फ्यूजन होगा. एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया जो कि एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है. तो वेलिसिनेरिया में आपका क्या होता है? पानी के ऊपर होता है. ये एग्जाम्पल याद रखिएगा. एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली कौन शो करते हैं? नाउ थ्रू एग्जाम्पल आई हैव शोन हियर. जोस्टेरा बच्चा ये होता है, जोस्टेरा और सेरेटोफाइलम हमने कहा पानी के नीचे होगा. वाई? बिकॉज दीज आर सबमर्ज्ड इन वाटर. सबमर्ज क्या होता है कि ये आपके होते पूरी तरह से पानी में डूबे होंगे और इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी में सॉइल से अटैच होती है. तो कुछ आपके ऐसे भी होते हैं जो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, रूट भी फ्लोट कर रही होती है. तो ये फ्लोट नहीं कर रहे. जो आपके पानी में सॉइल से अटैच हो और वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, दीज काइंड ऑफ प्लांट आर कॉल्ड सबमर्ज, डूबे हुए हैं. फाइन. नाउ जोस्टेरा में क्या होता है बच्चा? यहाँ पर ये प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा. मेल से निडल शेप एंथर है, यहाँ पर एंथर से निडल शेप पॉलन रिलीज हुई और वो पानी के साथ बहती हुई ही क्या स्टिग्मा के ऊपर ट्रैप हो जाएगी. अब यहाँ पर मान लो बहुत सारी, अगेन यहाँ पर भी बहुत सारी निडल आपकी जो है रिलीज होती है, पॉलन रिलीज होती है. और बाई चांस प्रोसेस है. न्यूमरस होने का कारण ये है क्योंकि बाई चांस प्रोसेस है, श्योरिटी नहीं होती. हो सकता है पानी करंट के साथ ये आगे निकल जाए, ये फ्यूज ही ना हो पाए, ये आगे निकल जाए और यही फ्यूज हो पाए. तो यहाँ बाई चांस प्रोसेस है इन केस ऑफ वाटर ऑल्सो एंड इन केस ऑफ एयर ऑल्सो, कि यहाँ पर चांसेस जो है पॉलन के स्टिग्मा पर अटैच या स्टिग्मा पर लैंड होने के वो क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी होता है या बाई चांस होता है, श्योरिटी नहीं होती है. इसलिए लार्ज नंबर में पॉलन रिलीज होती है. नाउ दिस इज सेरिटोफाइलम. सेरिटोफाइलम में बच्चे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर इस फ्लावर से पूरा एंथर टूट जाता है. यहाँ तो पॉलन निकले, एंथर नहीं टूटा. यहाँ पूरा एंथर टूटता है और वो एंथर टूटकर सरफेस पर आता है. लेकिन अभी हमने बात की फ्यूजन तो क्या होना है गैमेट का? नीचे होना है पानी में. तो सरफेस पे जब एंथर आता है तो इस एंथर से पॉलन रिलीज होती है. ये पॉलन रिलीज होती है सरफेस पर. फिर ये पॉलन इनसाइड मूव करती है कहाँ पर? फीमेल फ्लावर तक. और फीमेल फ्लावर तक फिर ये पॉलन जर्मिनेट कर और जर्मिनेट करती है तो ये भारी हो जाती है जिसकी वजह से सिंक हो जाती है, डूब जाती है. और जब ये डूबने लगती है तो आसपास जो भी फीमेल फ्लावर होगा उस पर ट्रैप हो जाती है. एंड इस तरह से फ्यूजन जो है, फ्यूजन पानी के अंदर ही हुआ, लेकिन एंथर का डिहाइसेंस कहाँ हुआ है? रिलीज कहाँ हुई है पॉलन? वो हुआ है पानी के सरफेस पर, इन केस ऑफ सेरेटोफाइलम. फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज Vallisneria. In case of Vallisneria बच्चा, I have drawn here again डायग्राम ऑफ Vallisneria. हमने बात की यहाँ पर है तो ये सबमर्ज प्लांट पानी के अंदर है, बट यहाँ पर फ्यूजन कहाँ हो रहा है? वाटर के सरफेस पे हो रहा है. सो यहाँ पर आपका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज स्पेडिक्स टाइप. या फिफ्थ चैप्टर में इन योर 11th क्लास वी हैव टेकन सो मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन रेजिमोज. तो वहां पर हमने बात की थी जो फ्लावर स्पेथ से यानी एक ब्रेक्ट से कवर्ड हो पूरा और इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से प्रेजेंट हो तो वो स्पैडिक्स होती है. स्पैडिक्स में स्पेथ यानी एक कलर्ड ब्रेक्ट, या फिर यहाँ कलर तो होना जरूरी नहीं है, एक ब्रेक्ट प्रेजेंट होगा बस. ठीक है. तो स्पैडिक्स होते हैं मेल फ्लावर. ये मेल फ्लावर डिटैच होते हैं, वाटर सरफेस पर आते हैं. और आपका इसी तरह से फीमेल प्लांट होता है. फीमेल प्लांट में क्या होता है? मेल फ्लावर जो होता है वो इस तरह से कॉइल्ड होता है.
कॉइल्ड होता है और वाटर सरफेस के इनसाइड रहता है। जैसे ही आपका ये मैच्योर होता है, ये इमेच्योर था, जैसे ही मैच्योर होता है इसके आपके स्टॉक की कॉइलिंग जो है वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है। एंड ये आपका रिसेप्टिव जब होगा, यानी कि जब इसके अंदर एग बन गया होगा रिसेप्टिव पीरियड में, ये कॉइलिंग ओपन होती है और ये सरफेस पर आ जाता है। अब यहाँ से जो मेल फ्लावर डिटैच हुआ है इससे पॉलन रिलीज होगी और ये पॉलन सरफेस पर क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। एज द पॉलिनेशन इज डन, जैसे ही पॉलिनेशन ओवर होता है तो ये दोबारा से क्या होता है, रिकॉइल होकर, और दोबारा से फ्लावर कहाँ आ जाता है, रिकॉइल होकर इनसाइड द वाटर आ जाता है। फिर यहाँ पर इसकी चलती है डेवलपमेंट। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं एपीहाइड्रोगैमी। एपी मीन्स सरफेस पर, ऊपर, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। गैमी मतलब होता है फ्यूजन हुआ है गैमेट्स का, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोगैमी और एपीहाइड्रोफिली। नाउ द लास्ट वन इज where the pollination occurs through insect. फाइन, इंसेक्ट में बचा एंटोमोफिली हम कहते हैं पॉलन्स के करेक्टर कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन स्टिकी होनी चाहिए, स्पाइनी होनी चाहिए, ताकि वो इंसेक्ट बॉडी पर क्या हो, अटैच हो जाए। पॉलन आपकी, जैसे हमने बात की थी, एडिबल भी हो सकती है, एडिबल होगी तो भी इंसेक्ट खाने आएगा। पॉलन आपकी कैसी होनी चाहिए, एडिबल हो सकती है। फ्लावर ब्राइट कलर के होने चाहिए, पेटल्स लार्ज होने चाहिए, ताकि आपके ब्राइट कलर और लार्ज पेटल को देखकर इंसेक्ट क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो अट्रैक्ट करवाने के लिए, पोलिनेशन के लिए नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए एज ए रिवॉर्ड। अब भाई वो आ रहा है फ्लावर के ऊपर तो महक लेने तो आ नहीं रहा, ऑर्डर के लिए तो आ नहीं रहा है, फ्रेग्रेंस के लिए नहीं आ रहा है। सो इंसेक्ट आर अराइविंग फॉर फूड एंड दैट फूड इज योर नेक्टर। तो नेक्टर एज अ रिवॉर्ड, एज अ फूड इंसेक्ट को प्रोवाइड करना ताकि इंसेक्ट्स आते रहें। फ्लावर में ऑर्डर होना चाहिए अगेन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, जैसे जैस्मिन है, रेफ्रीशिया है, इनके अंदर आपका ऑर्डर होता है, रोज में भी होता है, जो भी आपको एग्जांपल याद हो। हेट्रोस्टाइली यानी कि आपका स्टाइल की और जो स्टिग्मा है और एंथर है उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। ये दोनों टर्म हम पढ़ चुके हैं। और हर्कोगैमी भी आपका क्या था, हर्कोज टर्म भी आपका क्या था कि यहाँ हेट्रोस्टाइल में डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए और हर्कोज में क्या था, बैरियर प्रेजेंट होना चाहिए कि डायरेक्ट अटैच ना हो पाए, जैसे हुड होते हैं प्रेजेंट स्टिग्मा के ऊपर। या हमने पोलिनियम की बात की थी, कैलोट्रोपिस आग के पौधे पर, तो ये आप हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फ्लावर के अंदर वन सेक्स जो है वो सप्रेस हो, यानी कि फ्लावर में आपको दिखे मेल और फीमेल, लेकिन उनमें से एक जो है वो सप्रेस हो रखा हो, यानी वो गैमेट फॉर्म ना कर रहा हो, तब भी इंसेक्ट जो है वो ट्रांसफर में हेल्प कराएगा। लाइक आई हैव टेकन हियर 3 फ्लावर्स। इन फ्लावर्स में हम करेक्टर्स देख लेते हैं बच्चा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला फ्लावर रोज का है, तो सिंपल आपको चीजें दिख रही है, जैसे यहाँ पेटल्स कलर्ड है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, स्मेल होती है इसमें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड अगर आप ओरिजिनल, जैसे ये हाइब्रिड है, अगर आप नेचुरल रोज को देखेंगे तो आप उसके इन बिटवीन जाएंगे और फ्लावर पे इस तरह से टच करेंगे तो पाउडरी पॉलन भी आपको दिखती है। तो पॉलन जो होती है वो भी आपकी पाउडरी होती है, इसकी जो पॉलन होगी वो भी एडिबल होती है, तो इंसेक्ट इसे क्या कर सकते हैं, इसे फीड कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं, तो यहाँ पर एडिबल पॉलन होती है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल विच शो एंटीमोफिलिक काइंड ऑफ पॉलिनेशन। नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, इसमें स्मेल बहुत अच्छी होती है और फ्लावर्स ग्रुप में होते हैं, तो एक तो ब्राइट कलर भी है, ओके, ब्राइट कलर भी है, देन दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, हमेशा क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे और बहुत अच्छी स्मेल होती है बच्चा यहाँ पर। तो ये फ्लावर आपके कहलाते हैं डायएंथस, ठीक है। तो डायएंथस फ्लावर आप देख सकते हैं और इसमें ये देखो एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड आपके दिख रहे हैं, देखिए कितने क्लियर दिख रहे हैं।
सो यहाँ पर दीज आर द एंथर्स, ये एंथर्स दिख रहे हैं और ये आपका ऊपर जो है स्टिग्मा है। तो जब भी फ्लावर नेक्टर के लिए आएगा उसे अंदर जाना पड़ेगा, तो वो इन एंथर पर बैठकर स्टिग्मा पर बैठता हुआ फिर अंदर जाता है, फिर बाहर निकलेगा तो भी इन पर चढ़ता हुआ जाता है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, इसके स्टिग्मा पर बाहर से और पोलन ले आता है और यहाँ की पोलन को क्या करता है, बाहर ट्रांसफर कर देता है। सो यहाँ पर आपका, क्योंकि ये फनल शेप है बच्चा, नेक्टर के लिए यानी कि जो नेक्टर होगा वो फ्लावर के बेस पर प्रेजेंट होगा, तो इसे इस ट्यूब से होते हुए अंदर जाना पड़ता है। तो अंदर जाता है ना, जब पेनिट्रेट करता है, तो पेनिट्रेट करते टाइम यहाँ पर क्या होता है, पोलन का ट्रांसफर हो जाता है या एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पर देखो गुच्छे में प्रेजेंट होता है। टोल यू क्लस्टर, तो मैंने तोड़ा है तो यहाँ पर देखो इसके साथ ही, तो ये बहुत सारे एक साथ खिलते हैं, तो वहां पर क्लस्टर में है, ब्राइट कलर के इंसेक्ट को इजीली दिख जाते हैं। लाइकवाइज तो दिस फ्लावर इज डायएंथस, डायएंथस नाम होता है। नाउ दिस इज वन मोर एग्जाम्पल, ये कॉमन है, आप सबने देखा होगा और यहाँ पर मेडिसिनल इम्पोर्टेंट भी है कि यहाँ पर कार्सिनोजेनिक जो ड्रग्स होते हैं वो आपका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग होते हैं विनब्लास्टिन, वो इससे निकाले जाता है, विनब्लास्टिन नाम का। ओके, तो ये आपका है विनका रोजा भी बोलते हैं इसे, या कैथेरेंथस भी बोलते हैं, दोनों नाम है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज देखिए बच्चा, एक तो वही चीज, एक तो कलर्ड है तो ये इजीली ब्राइट कलर दिख जाएगा इंसेक्ट को। देन सेकेंड, अगेन क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते, देखो यहाँ पर कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं, क्लस्टर्स में प्रेजेंट है। अब ऊपर से देखो, यहाँ पर ना तो आपको कोई एंथर दिख रहा है ना स्टिग्मा, यानी कि आपका अगेन अगर आपका यहाँ पर इंसेक्ट आता है तो नेक्टर के लिए अब देखो बेस पर, बेस इसका कहाँ, ये ट्यूब से होता हुआ ये बेस है, तो उस इंसेक्ट को क्या है, इस पूरे अंदर ट्यूब से होते हुए जाना पड़ता है। और अगर मैं इस ट्यूब को ओपन करूं, जब वो इंसेक्ट इस ट्यूब से जाएगा तो इस ट्यूब के अंदर क्या मिलता है, लेट वी सी, तो बच्चा इस ट्यूब के अंदर, जस्ट अ मिनट, देखिए इस ट्यूब के सरफेस पर एंटर करते ही ये आपको मे बी विजिबल हो जाए, ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं दीज आर द एंथर्स। तो ट्यूब ओपन होते ही ये एंथर है। अब अगर इंसेक्ट इस ट्यूब से अंदर जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, इस एंथर को टच करेगा, तो यहाँ से एंथर से क्या होगा, सारी जो पॉलन्स है, इस एंथर से सारी जो पॉलन्स है वो क्या हो जाएगी, ये रहा एंथर, देखो ये रहा एंथर येलो कलर के, तो ये जो सारी पॉलन्स है वो उस इंसेक्ट की बॉडी पर अटैच हो जाती है और इस तरह से वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आपका इसे क्या करता है, ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है। सो आपके आसपास जो भी फ्लावर है आप ओपन करके देख सकते हैं, इस तरह के आपको कुछ उनमें करेक्टर्स दिखेंगे। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिनेशन बच्चा। अब पॉलिनेशन के साथ मैं एक और टॉपिक आज आपका ले रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी जो आपके बैट्स वगैरह होते हैं, हर किसी का यूनिक फीचर होता है। जैसे बैट्स के थ्रू जो आपके फ्लावर्स होते हैं, एक तो वो रात में ओपन होते हैं, बड़े बड़े फनल शेप के होते हैं और उनमें रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा जो होता है उसकी स्मेल आती है, क्योंकि उस स्मेल की तरफ बैट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी आपके प्लांट अट्रैक्ट करेंगे बैट्स को, जो चिट्रोफिली पॉलिनेशन शो करेंगे, तो बैट्स के थ्रू जो होंगे ये यूनिक करेक्टर, बैट्स में उनकी जो स्मेल होगी वो रॉटन स्मेल होती है। एंड फ्लावर्स जो होते हैं लार्ज होते हैं और आपके लार्ज होने के साथ आपके वाइट एंड ब्राइट कलर के होते हैं, ताकि बैट्स को इजीली विजिबल हो जाए। उनको नाइट विजन ज्यादा दिखता है बैट्स को, तो वाइट कलर के होते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एक ट्री का एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, जहां पर पॉलिनेशन आपकी किसके थ्रू हो रही हो, बैट के थ्रू हो रही हो। फाइन, सो आफ्टर पॉलिनेशन हम यहाँ पर एक टॉपिक स्टडी करेंगे नाउ, दैट इज
पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन बचा। अभी हमने यहाँ पर सारा क्या कंप्लीट कर लिया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमने गैमेट फॉर्मेशन कर लिया, गैमेट ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब पॉलन पिस्टल रिएक्शन है जहां पर अभी स्टिग्मा के सरफेस पर आपकी क्या पड़ी है, पॉलन पड़ी हुई है। तो यहाँ पे स्टिग्मा के सरफेस पर पॉलन पड़ी हुई है, फाइन। तो पॉलन पिस्टल रिएक्शन है क्या, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होती है जब पॉलन लैंड हो जाती है किस पर, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पॉलन लैंड हुई तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसके अंदर क्या क्या होगा। पहली चीज तो पॉलन रिकॉग्निशन होगा कि वो पॉलन सेम स्पीसीज की है या नहीं, और ये रिकॉग्निशन के ही मेथड को हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी चेक होना। तो हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ चुके हैं कि कई फ्लावर्स अपने ही पॉलन को ग्रो नहीं करने देते, जर्मिनेट नहीं करने देते, तो वो यहाँ पर चेक किया जाता है, पॉलन रिकॉग्निशन होती है कि वो पॉलन सेम स्पीसीज की है या नहीं और कंपैटिबल है या नहीं। देन आफ्टर दैट अगर वो कंपैटिबल मिली, ठीक है, तो उसका प्रमोशन होगा, और अगर वो पॉलन कंपैटिबल नहीं मिली तो स्टिग्मा के सरफेस पर ही वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। यानी कि रिकॉग्निशन के बाद या तो उसका प्रमोशन होगा या उसका इनहिबिशन होगा, किसका, पॉलन का। तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन क्या है, केमिकल कंपोनेंट है, यानी कि केमिकल प्रोसेस है किसके बीच में, पॉलन और स्टिग्मा के बीच में। अब आते हैं इसे स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं, फिर इसे डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूंगी। पहले आते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में सेल्फ कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है जहां पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है स्पीसीज स्पेसिफिसिटी का, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर पॉलन कंपैटिबल हुई तो वो जर्मिनेट करेगी, अगर वो नॉन कंपैटिबल हुई तो वो इनहिबिट हो जाएगी। अब ये इसके बाद क्या होगा, कंपैटिबिलिटी चेक के बाद यहाँ पर एक केमिकल सिक्रीट होता है, और ये सिक्रीट कौन करते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये तीनों मिलकर एक केमिकल फ्लूइड बनाते हैं स्टिग्मा के सरफेस पर, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डायग्राम बना रहा है, मैं शॉर्ट बना रही हूँ, ये आपका स्टिग्मेटिक सरफेस था, ठीक है। यहाँ पर स्टिग्मेटिक सरफेस पर ये आपकी पॉलन थी जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, एक्साइन की लेयर। अब सबसे पहले क्या हुई, इस पॉलन की लैंडिंग हुई इस स्टिग्मा के सरफेस पर, इस स्टिग्मा के सरफेस पर ये हुई पॉलन की लैंडिंग, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक के बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी ने, अब पूरा ड्रॉ करना सेक्शन को, मैं ऊपर का ड्रॉ कर रही हूँ खाली। तो यहाँ पर स्टाइल, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर क्या किया, एक फ्लूइड सरफेस पर सिक्रीट किया, फाइन। एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड स्टिग्मेटिक फ्लूइड, इसे क्या कहा गया, स्टिग्मेटिक फ्लूइड, फाइन। एंड इस स्टिग्मेटिक फ्लूइड को क्या किया, इस पॉलन ने क्या किया, इसे इम्बाइब किया। बच्चे जो स्टिग्मेटिक सरफेस होता है ना, ये भी स्मूथ नहीं होता, इसके ऊपर इस तरह के पैपिला प्रेजेंट होते हैं, यानी आउटग्रोथ इस तरह से। और जब पॉलन आपका जर्मिनेट करती है तो वो इस पैपिला के थ्रू ही करती है, आउटग्रोथ के थ्रू, डिप्रेशन में नहीं गिरेगी, वो पैपिला के थ्रू जर्मिनेट करेगी। तो यहाँ पर ये स्टिग्मेटिक सरफेस आपका जो है, ये आपका स्टिग्मेटिक फ्लूइड जो है, ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड इसने इम्बाइब किया। जब फ्लूइड इम्बाइब किया तो फ्लूइड क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस फ्लूइड ने इस पे प्रेशर लगाया, और प्रेशर की वजह से हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट पर जो एक्साइन होती है वो एक या एक से ज्यादा पॉइंट पर एब्सेंट हो सकती है। मान लो आपका इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वो एब्सेंट है, तो ये एब्सेंट जहां पर होगी एक्साइन, उसी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से एक पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टिग्मेटिक सरफेस पर फ्लूइड बना, स्टिग्मेटिक फ्लूइड किसने बनाया, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ने। अब जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का, कैसे, वो इस फ्लूइड को इम्बाइब करती है, और इम्बाइब करने के बाद पॉलन ट्यूब एमर्ज आउट होती है, यानी कि निकलती है कहाँ से, जर्म पोर से, ठीक है। अब ये जर्म पोर से जो पॉलन ट्यूब निकल रही है वो मोनोसाइफोनस भी हो सकती है और पॉलीसाइफोनस भी हो सकती है। साइफन टर्म हम कहीं पर भी यूज करें वो होता है ट्यूब लाइक,
और ट्यूब लाइक मोनो मतलब होता है वन। अगर पॉलन से एक ही ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर निकली तो वो कहलाती है मोनोसाइफनस। अगर पॉलन से एक से ज्यादा ट्यूब सरफेस से निकल रही है तो वो आपकी कहलाती है पॉलीसाइफनस। फाइन। अब ये आपका साइफन यानी कि जर्मिनेशन होना शुरू हो गया। अब इस पॉलन ट्यूब का क्या होना है, पेनिट्रेशन होना है, यानी कि ये स्टिग्मा है और ये स्टिग्मेटिक सरफेस से अंदर पेनिट्रेट करके कहाँ जाएगी, स्टाइल से होती हुई किस पर जाएगी, ओवरी के पास जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इसके ऊपर ये पैपिला प्रेजेंट होता है, आउट ग्रोथ, और इसी पैपिला से ये ट्यूब जो होती है वो एंटर करती है। दिस इज पॉलन। तो यहाँ पर ये ट्यूब जो बनी, ये ट्यूब इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है। बच्चा पेनिट्रेट यहाँ दो तरह से कर सकते। अगर ये ट्यूब इस तरह से हॉलो होती, खाली होती, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो सीधा बढ़ती जाती पॉलन ट्यूब और नीचे ओवरी तक चली जाती। बट अगर मान लो कि ये स्टाइल जो है उसके अंदर आपकी हॉलो नहीं है, स्टाइल सॉलिड है, तो यहाँ सेल्स प्रेजेंट है। अगर ये सॉलिड हुई तो फिर यहाँ पर आपका ट्यूब कैसे जाएगी, तो ये ट्यूब अगर ये सॉलिड हुई तो दो काम करती है, या तो मैकेनिकल प्रेशर लगाती है या फिर एंजाइम रिलीज करती है। मतलब यहाँ पर ये जो ट्यूब है ये प्रेशर लगाती है। अब प्रेशर लगाने से ये इन सेल को थोड़ा एडजस्ट कर बीच में स्पेस बनाती जाती है, फिर प्रेशर लगाएगी, सेल थोड़े एडजस्ट होंगे, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होगी, उससे होती हुई ये कहाँ पर जाएगी, ओवरी में जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन कि ये टिप रीजन से कुछ एंजाइम रिलीज करेगी और ये एंजाइम्स इन सेल को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, धीरे धीरे डिसॉल्व करते जाएंगे और जहां जहां डिसॉल्व करते जा रहे हैं वो पेनिट्रेट करती जाएगी। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब दो तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं, या तो मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो एंड पॉलन मूव्स, बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल प्रेशर पॉलन मूव्स थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, कि पॉलन मूव करेगी थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, या फिर वो आपका क्या करेगी, एंजाइम रिलीज, एंड दीज एंजाइम्स दे डिसॉल्व the cell of style and make path for penetration। तो ये क्या करेंगे, ये स्टाइल के सेल्स को डिग्रेड करेंगे और पाथ बनाएंगे किसके लिए, पेनिट्रेशन के लिए। फाइन। नाउ अब यहाँ पर बच्चा जब पॉलन ट्यूब मूव करती है तो हमें पता है मेल गैमेट जो होते हैं वो टिप रीजन पर होते हैं। ऐसा कि वो ऊपर कहीं बिटवीन क्यों नहीं होते, आपकी हमेशा पॉलन में टिप रीजन पर ही क्यों होंगे। बच्चा जब ये पॉलन ट्यूब बनती है तो मेल गैमेट इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये मेल गैमेट वापस आपका पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट ना करे, इसके लिए क्या होता है, इस पॉलन ट्यूब में एक सब्सटेंस यहाँ इनके बैक साइड पर डिपॉजिट होता है जिसे हम कहते हैं कैलोज, और इसी डिपोजिशन को हम बोलते हैं कैलोज प्लग नाम दिया जाता है। कैलोज प्लग क्या करता है, कैलोज प्लग आपका बिहाइंड मूवमेंट जो होगी, बैक फ्लो जो होगा इस मेल गैमेट का, उसे प्रिवेंट करता है ताकि ये पीछे वापस आपका मूव ना करे। तो दिस कैलोज प्लग दे अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ मेल गैमेट। फाइन। सो यहाँ पर जब ये पेनिट्रेट करती है तो ये कैलोज प्लग की क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है कैलोज प्लग की, ताकि जो मेल गैमेट्स है दे ऑलवेज स्टे इन द टिप रीजन। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज दैट growth and elongation of pollen tube and it get entered into embryo sac, कि continuous growth and elongation हो रही है, remain in continuity, कि वो आपका continuity पर क्या कर रही है, ग्रोथ करती जा रही है और अल्टीमेटली पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंच गई, एम्ब्रियो सेक में पहुंच गई। अब एम्ब्रियो सेक बच्चा यहाँ पर आ जाओ, ये स्टाइल से होता हुआ यहाँ बेस पे ओवरी थी और ओवरी का स्ट्रक्चर हम कर चुके, ये प्लेसेंटा था, ये ओव्यूल था और इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेक है बच्चा, जहाँ एग है। हमें मेल गैमेट जो है वो एग तक लेके जाना है। तो यहाँ पर मान लो ये ट्यूब आ गई।
अब ये ट्यूब आपका हो सकता है ऊपर माइक्रोपाइल, जहां इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है वो रीजन क्या होता है माइक्रोपाइल, उसके ऑपोजिट चलेजा। तो ये हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से एंटर करे क्योंकि एग एपरेटस ऊपर होता है माइक्रोपाइल एंड पर। हो सकता है ये ट्यूब आपका यहाँ बीच से एंटर करे, और हो सकता है ये ट्यूब पेनिट्रेट करते हुए नीचे से अंदर की तरफ एंटर करे। तो यहाँ पर एंट्री जो होती है वो फिक्स नहीं है, कहीं से भी एंटर कर सकती है। तो अगर आपकी पॉलन ट्यूब चैलेजल एंड से एंटर करेगी तो दैट इज कॉल्ड चैलेजोगैमी। तो उस तरह के फिनोमिना को हम कहेंगे चैलेजोगैमी। इफ द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू चैलेजल एंड, ठीक है, तो मैंने लिख दिया पॉलन ट्यूब की एंट्री थ्रू चैलेजल एंड। अगर माइक्रोपाइल एंड से डायरेक्ट आती है तो वो कहलाता है पोरोगैमी, ठीक है। माइक्रोपाइल पर जो पोर रीजन था यानी जहां पर आपका इंटेगुमेंट एब्सेंट था, डायरेक्ट वहां से आ गई पोरोगैमी। अगर इंटेगुमेंट मिडल बीच से आती है, तो इंटेगुमेंट बीच में बीच से आती है, देन दीज आर कॉल्ड मीजोगैमी। तो अगर इंटेगुमेंट को क्रॉस कर कर पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है देन दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। तो अब एम्ब्रियो सेक में पॉलन ट्यूब क्या कर गई है, एंटर कर गई है। अब मैंने आपको बात की थी फिलीफॉर्म एपरेटस की, कि जो सिनर्जिड्स होते हैं उन सिनर्जिड्स में, ये सिनर्जिड्स से और ये इसका एक्सेल था, ये आपके माइक्रोपाइल रीजन पर प्रेजेंट होता है, और इस सिनर्जिड्स में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और मिडल में ये एक्सेल था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। बच्चा यहाँ पर जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रही होती है ना, तो हमने कहा सिग्नल यहाँ से भी जाता है, वो सिग्नल आपके ये सेल्स ओवरी ही मिलकर भेजते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉलन ट्यूब एंट्री से पहले ही इनमें से एक सिनर्जिड जो है वो आधा डी जनरेट हो चुका होता है, यानी कि थोड़ा बहुत यूज हो चुका होता है, क्योंकि ये जो सिनर्जिड्स हैं, ये सिनर्जिड्स एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर पॉलन ट्यूब आ रही है तो उस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही होगी, तो ये सिनर्जिड आपका यूज हो जाता है। तो कभी भी पॉलन अगर आपका एंटर करती है, हमेशा वो सबसे पहले सिनर्जिड्स में आती, फिर एग तक जाती है। और कौन से सिनर्जिड में एंटर करेगी, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो होगी पॉलन की, वो डीजेनरेटेड सिनर्जिड में होगी। किस में होगी, डीजेनरेटेड सिनर्जिड में होगी पॉलन ट्यूब की पहली एंट्री। फिर वो क्या करेगा, डीजेनरेटेड सिनर्जिड से न्यूट्रिशन लेता रहेगा और पॉलन ट्यूब और ग्रो करेगी, मेल गैमेट आपका ग्रो करेगा। फिर वो सेकेंड सिनर्जिड में मूव करेगा, यहाँ पर आया, और सेकेंड सिनर्जिड में वो आपका रिलीज कर देगा मेल गैमेट को, यानी कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब रप्चर हो जाएगी और मेल गैमेट को रिलीज कर देगी। अब ये जो रिलीज मेल गैमेट है, इनमें से एक मेल गैमेट मूव करेगा किसके पास, एग के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है, दोनों मेल गैमेट का रिलीज हो जाता है कहाँ पर, इनटू सिनर्जिड ऑफ एम्ब्रियोसेक के सिनर्जिड पर। और इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है, दैट इज अब इन मेल गैमेट का फ्यूजन होना है विद फीमेल गैमेट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस टर्म फर्टिलाइजेशन इज गिवन बाय स्ट्रैट्सबर्गर ने ये आपका टर्म दी थी फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पर दो मेल गैमेट थे। अब क्या होगा, in case of angiosperm this fertilization is actually called डबल फर्टिलाइजेशन, यानी एक इवेंट को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजेशन गैमेट का फ्यूजन दो बार होता है। यहाँ पर पहला मेल गैमेट, दो मेल गैमेट रिलीज हुए, इनमें से एक मेल गैमेट एग के साथ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग के साथ फ्यूज करता है और बनाता है, ये भी हैप्लॉइड था। एंड क्योंकि गैमेट मैं आपको बता चुकी हूँ, गैमेटोफाइट कहीं पर भी टर्म आए आपको हमेशा क्या लेना है, हैप्लॉइड लेना है। तो ये भी आपका हैप्लॉइड था, ये भी आपका हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड कंबाइन किए तो यहाँ पर बना जाइगोट कैसा है 2n, और यही जाइगोट फर्दर डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो विच इज ऑल्सो 2n। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। सिन मतलब होता है जुड़ना, गैमी मतलब गैमेट्स का। तो यहाँ पर गैमेट्स का क्या हुआ है, फ्यूजन ही तो हुआ है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, कौन से, मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। अब यहाँ पर इसके बाद एक मेल गैमेट तो यूज हो गया, जो दूसरा मेल गैमेट है बच्चा, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। हमने जब एम्ब्रियोसेक की बात की थी तो ये तीन थे एंटीपोडल्स,
नीचे आपका ये था एग एपरेटस, 2 सिनर्जिड और एग, और बीच में ये थे पोलर सेल। तो यहाँ पर आपका मेल गैमेट रिलीज हुए थे, एक एग के साथ फ्यूज कर गया, दूसरा मेल गैमेट मूव करता है इसके पास और वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये गैमेट है हैप्लॉइड, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस कितने थे 2n, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, डिप्लॉइड है। जब यहाँ पर फ्यूजन होता है तो यहाँ पर सबसे पहले बनता है पेन, एक कॉमन न्यूक्लियस बनता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ लेते हैं और कब बनता है ये भी पूछ लेते हैं। तो पेन कब बन रहा है, ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियाई। तो जो स्ट्रक्चर बना वो बना न्यूक्लियस, दैट इज पेन, एंड दिस पेन इज 3n, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। 3 पोलाइड क्या होता है, क्रोमोसोम के सेट, कितने हैं 3 है, 2n प्लस n कितना हो गया 3n। तो यही न्यूक्लियस जो है फर्दर डिवाइड कर कर बाद में सेल्स में कन्वर्ट होता है और उन सेल्स को भी हम कहते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो इन दोनों के एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए ना बच्चा। सी, इस रिएक्शन को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। सो ओवरऑल इफ वी कंक्लूड, सो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के एक इवेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फ्यूजन जो है गैमेट का वो 2 बार हुआ, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। सो दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, दैट टू कंप्लीट 1 cycle of reproduction in angiosperm, fusion of gametes occur 2 times। फ्यूजन गैमेट का कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे नवाश्चिन, जिन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था लीलियम एंड फ्लिटेरिया टाइप के, ये एम्ब्रियोसेक का नाम है। मैंने आपको कहा था 14 एम्ब्रियोसेक के टाइप्स होते हैं। तो लीलियम और फ्लिटेरिया आपके वो एम्ब्रियोसेक थे जिनमें सबसे पहले आपका ये ऑब्जर्व किया गया डबल फर्टिलाइजेशन। और जो हमने एम्ब्रियोसेक पढ़ा है वो कौन सा है, पॉलीगोनम टाइप। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने यहाँ पर बात कर ली है प्री फर्टिलाइजेशन, पोलन पिस्टल रिएक्शन प्री फर्टिलाइजेशन में ही आता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर फ्यूजन नहीं बताया। प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ, सेकेंड आपकी प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन इन रिप्रोडक्शन, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन भी आपका खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड प्रोसेस की, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, that is post fertilization event, that we'll discuss in the next class. If you have any doubt in this topic you can ask from me, fine। और इसके साथ में आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का डायग्राम आपको सेंड कर दूंगी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।